Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the topic discourse structure in detail. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कोर्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी आज की इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कोर्स स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्ट्रक्चर वाइज पार्टीशन ऑफ डिस्कोर्स को पढ़ेंगे, फिर हम फीचर और एलिमेंट्स ऑफ डिस्कोर्स को पढ़ेंगे और लास्ट में हम डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इन रीडिंग इसको पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Everything exists in the world is the unified, organized, arranged form of different elements, parts. दुनिया में जो चीज़ भी हमें नज़र आती है जिसका फिजिकल शेप है या नहीं है, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है चाहे वो कंक्रीट थिंग है, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होता है और जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं उनका एक फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ होता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स का मजमुआ होता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में ह्यूमन, कंप्यूटर और ट्री, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखें कि एक इंसान कितने चीज़ों से बना हुआ होता है कि एक इंसान के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंख होते हैं, बाल होते हैं, हेड होता है, बॉडी होती है, रिब्स होते हैं, बोन्स होते हैं। तो इंसान जो है ये डिफरेंट पार्ट्स का मजमुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स का मजमुआ है। अगर आप लोग इंसान से हाथ निकालें या पैर निकालें, आंख निकालें, मतलब जो भी चीज़ निकालें तो वो इंसान जो है वो ऑकवर्ड लगेगा, मतलब मामूल से थोड़ा हटके लगेगा। इसी तरह से आप कंप्यूटर को देखें, ये डिफरेंट चीज़ों का मजमुआ है। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही पार्ट्स उसके मेंशन किए हैं, जैसा कि हमारे पास मेन बोर्ड है जिसको मदरबोर्ड भी कहते हैं, स्क्रीन है हमारे पास, माउस है, सीपीयू है, रैम रोम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलके इसने कंप्यूटर बनाया है, एक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का मुतारिफ कराया है। ठीक है, इसका जो माउस है ये एक पार्ट है, इसका जो मदरबोर्ड है ये एक पार्ट है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स मिलके एक शेप बनाया हुआ है इन्होंने। अब हम डिस्कोर्स की तरफ आते हैं कि डिस्कोर्स क्या है। दोस्तों बेसिकली जो डिस्कोर्स होता है ये कम्युनिकेशन को कहते हैं। वो कम्युनिकेशन, वो इंटरेक्शन जिसका एक ख़ास सोशल पर्पस हो तो उसको डिस्कोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। तो डिस्कोर्स स्ट्रक्चर किसे कहते हैं उसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर इसकी हम 1-2 डिफिनीशन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी सी समझ आ जाए। फर्स्ट डिफिनीशन की तरफ आते हैं। The term discourse structure refers to the structure, arrangement, organization और patronization of discourse। दोस्तों ये टर्म जो है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर का, इसका मतलब ये है कि एक डिस्कोर्स को, एक बुक को, एक आर्टिकल को, एक कम्युनिकेशन को, एक स्पीच को, एक स्टोरी को, एक नावल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर दिया गया है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट की गई है, किस तरह का पैटर्न उसको दिया गया है। ये सारा का सारा जो टॉपिक है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है कि इसका ग्रामर कैसा है, इसमें वोकैबुलरी कैसी यूज़ की गई है, ठीक है, ये किन लोगों के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है रेड पेन के साथ, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इज़ इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट इज़ इन आइडिया प्रेजेंट इन आवर माइंड। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो डिस्कोर्स होता है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अगर ये मतलब हम स्पीच करते हैं या हम किसी के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हम एक आइडिया के तहत कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम उसको फिज़िकल शेप देना चाहते हैं, उसको हार्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो अपना जो आइडिया होता है, जो हमारे माइंड में होता है, उसको हम पोर्ट्रे करते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक डिस्कोर्स लिखते हैं। एक जो नावल है, एक जो स्टोरी है, एक जो आर्टिकल है, एक जो न्यूज़ है, उसको हम पब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हमारे पास कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, एक डिस्कोर्स बुक फॉर्म में नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है, तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जब ये हार्ड फॉर्म में आए तो ये हमारे पास एक फ़िज़िकल शेप इख्तियार कर लेता है। जिस तरह से बिल्डिंग्स का शेप होता है, चेयर का शेप होता है, इस तरह से ये भी एक फ़िज़िकल शेप इख्तियार कर लेता है। आगे जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड है।
द स्ट्रक्चर ऑफ बुक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरीज, द स्ट्रक्चर ऑफ नावल्स, न्यूज़पेपर। तो ये सारे के सारे हमारे पास डिस्कोर्स के फॉर्म हैं। हमारे पास डिस्कोर्स ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, बुक फॉर्म में भी हो सकता है, आर्टिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी, नावल, न्यूज़पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इनका अगर आप लोग देखें तो बुक का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। आर्टिकल को आप लोग देखें छोटा होता है बनिस्बत बुक, जो एक्सपोजिशन होती है अलग होती है, एंडिंग जो होती है अलग टाइप की होती है। शॉर्ट स्टोरी को आप देखें, ठीक है। तो हर डिस्कोर्स के फॉर्म का अलग स्ट्रक्चर होता है। अब हम डिस्कोर्स स्ट्रक्चर का एक आसान सा डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे इन विच एंटायर टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। डिस्कोर्स स्ट्रक्चर का जो टर्म है ये यूज्ड होता है कि एक वर्क को, एक टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, एक टेक्स्ट को किस तरह से शेप दिया गया है, एक टेक्स्ट का ग्रामर कैसा है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ पोएम, इन अ न्यूज़पेपर और इन अ स्पीच टू रीड अलाउड। तो दोस्तों यह वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की गई है एक पोएम को लिखते वक्त, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर दिया गया है, किस तरह से लैंग्वेज स्टोरी में यूज़ होती है, किस तरह का लैंग्वेज न्यूज़पेपर, बुक्स, नावल्स या स्पीच में यूज़ होती है। तो ये था सेकेंड डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोगों को डिस्कोर्स स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं पार्ट्स ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारे पास 5 पार्ट्स है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर की। फर्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेकंड वन है स्टेटमेंट, टॉपिकल सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, एक्चुअल पिवट ऑफ द टेक्स्ट, थर्ड वन है कंफर्मेशन, फोर्थ वन है रिफ्यूटेशन, फिफ्थ वन है कंक्लूजन। तो दोस्तों अब इन पार्ट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी वर्क स्टार्ट होता है उसका एक खास इंट्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो नावल हो, उनमें अपना एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। तो कहते हैं इन दिस पार्ट राइटर्स इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर सेटिंग ऑफ द प्ले, नावल एक्सेट्रा, बट इन मॉडर्न स्टोरीज इंट्रोडक्शन कैन बी आफ्टर स्टेटमेंट, टॉपिक, टाइटल। कहते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है एक नावल, स्टोरी वगैरह का, लिटरेरी वर्क का, तो इसमें जो राइटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, जितने भी प्लेसेस है, सेटिंग है, इन सब को मतलब इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन दोस्तों मॉडर्न जो नॉवेलिस्ट है, राइटर्स है, वो अलग तरीका अप्लाई करते हैं। वो कभी कभार, मतलब अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभार इंट्रोडक्शन जो होता है वो बाद में किया जाता है और टॉपिक सेंटेंस जो होता है, टॉपिक जो होता है, जो टाइटल होता है वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इंडियन मूवीज़ देखी होगी, ये स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो मूवीज़ बनती हैं ये ख़ास स्टोरी पे बनते हैं, या तो फिक्शन होता है या नॉन फिक्शन होता है। आप लोगों ने जो तमिल मूवीज़ हैं वो देखी होंगी, उनमें बाज़ औक़ात तो मतलब पहले ही इंट्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आप लोग देखें कि अचानक से विलन जो होते हैं, बदमाश लोग, उनके हाथ में बड़े बड़े छुरे होते हैं और उठा करके किसी को मार देते हैं, और उसके बाद जो होता है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। पहले उस बंदे को मार देते हैं, फिर वो जो राइटर्स होता है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है कि ये बंदा यहाँ से था, वहाँ से था, फिर मतलब इसने ये किया, अब इसको मार दिया, फिर वो स्टोरी जो होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं टॉपिक, टाइटल, एक्चुअल पिवट ऑफ द टेक्स्ट। हियर इन दिस पार्ट अ राइटर सेट अ मेन गोल फॉर द प्रोटैगनिस्ट व्हाट टू डू। दोस्तों टॉपिक जो होता है या स्टेटमेंट जो होता है, इसमें जो मेन आइडिया होता है, मेन मकसद होता है, वो जो राइटर होता है वो रख लेता है उस प्रोटैगनिस्ट के लिए, ठीक है। वहाँ से हमें उसका पता चलता है कि ये स्टोरी जो है इसमें ये बात है, मेन जो थीम है उसका यही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हेमलेट की एग्जांपल ली है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हेमलेट का जो मूवी है या हेमलेट की जो ड्रामा है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। वहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट जो होता है, स्टार्ट ऐसा होता है कि उसका जो फादर है हेमलेट का, हेमलेट द सीनियर जो होता है वो मरा पड़ा हुआ होता है। इसको मतलब ये लोग कहते हैं कि ये मर गया अपनी तबे मौत। बाद में क्या होता है कि ये हेमलेट जो है इसको अपने जो वालिद होता है उसको उसका भूत नज़र आ जाता है, उसका गूस्ट नज़र आता है, और वो उसको कहता है हेमलेट को कि मुझे ये जो मेरा भाई है, आपका जो अंकल है क्लॉडियस, उसने मुझे मारा है, ठीक है, इसने मेरे कान में जहर डाला था, ठीक है।
आपने क्या करना है, रिवेंज लेना है। तो यहाँ से जो टॉपिक होता है, जो मेन आइडिया होता है, जो मेन पर्पस होता है इस प्ले का, वो स्टार्ट होता है। टू टेक रिवेंज ऑफ फादर, अपने फादर का बदला लेना। अब आप लोग देखेंगे इसके बाद हेमलेट जो भी करता है उसका मकसद एक ही होता है, टू टेक रिवेंज, कि वो अपने बाप का बदला लें। तो इसी तरह से इस पार्ट में हमें पता चलता है कि ये जो डिस्कोर्स है इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। जितने भी डिस्कोर्स है, जितनी भी मीटिंग्स होते हैं, जितने भी स्पीचेस होते हैं, उनका एक खास मकसद होता है। जब कोई चंदे के लिए आ जाता है तो वो एक स्पीच देता है, ठीक है। स्पीच के दरमियान थोड़ा थोड़ा चंदे को टच कर लेता है, ठीक है, उसके फ़ज़ाइल को टच कर लेता है और कंक्लूजन में वो चंदा मांग ही लेता है कि आप लोग हमें चंदा दे दें। इसी तरह से जब कोई पॉलिटिशियन वोट मांगने के लिए आता है तो वो सरसब्ज़ ग्रीन पहाड़ बना लेते हैं, मैदान बना लेते हैं, बागात बना लेते हैं हमारे जहनों में, और बीच बीच में वो क्या कर लेते हैं, वोट मांगने की भी मतलब डिमांड कर लेते हैं। ये था स्टेटमेंट या टॉपिकल सेंटेंस। अब आते हैं कंफर्मेशन की तरफ। हियर इन दिस पार्ट राइटर्स गिव सम क्लैरिफिकेशन फॉर द मेन इवेंट ट्रेजेडी। यहाँ पे जो राइटर होता है ये कुछ कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन या आर्गूमेंट जो है वो दे देता है कि ये ट्रेजेडी जो है ये किसने की है, ये इवेंट किसने क्रिएट किया है, ठीक है। ये उसके हक में कुछ आर्गूमेंट्स दे देता है। यहाँ पे हेमलेट में से मैंने कुछ एग्जांपल ली है। व्हेन हेमलेट प्रेजेंट अ प्ले इन फ्रंट ऑफ हिज अंकल एंड हिज अंकल लिफ्ट द थिएटर। दोस्तों यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कि मेरा जो फादर है वो मेरे अंकल ने मारा है या नहीं मारा, तो उसके लिए हेमलेट जो है एक प्ले पेश करता है अंकल और जिसकी जो मदर होती है या जो और कोटरीज होते हैं उनके सामने, जिससे हेमलेट को पता चल जाता है कि हाँ इसका जो फादर है वो इस जो क्लॉडियस है इसने ही मारा है, क्योंकि उसने एक ऐसी सेटिंग, ऐसी स्टोरी बनाई होती है कि जब क्लॉडियस उसका अंकल जो होता है वो देख लेता है तो उसको शक हो जाता है कि हेमलेट को मुझ पे शक हो गया है, और वो मतलब इधर उधर देखने लग जाता है, परेशान हो जाता है और थिएटर को छोड़ देता है। तो इसी तरह से ये कंफर्मेशन पेश करता है, क्लेरिफिकेशन दे देता है कि हाँ ये काम ऐसा हुआ था। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि ये जो हेमलेट है, ये जो प्ले है, इसमें कंफर्मेशन ऑफ ऑ एंड रिपीटिशन जो है ये बार बार रिपीट हुई है। कभी कंफर्मेशन होता है, कभी रिपीटिशन होता है, कभी फिर से कंफर्मेशन फिर रिपीटिशन। तो इसी तरह से ये जो है इसमें सस्पेंस है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। अब आते हैं रिपीटिशन की तरफ। दोस्तों रिपीटिशन जो है, इन दिस पार्ट राइटर्स ट्राइज टू डिसकन्फर्म द एविडेंसेस एलिगेशंस अगेंस्ट द एविडेंस और एंटागोनिस्ट। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि राइटर्स ट्राई करता है कि ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो उस बंदे पे आए हैं एंटागोनिस्ट पे, वो उससे हटाए, या उस राइटर के माइंड में, सॉरी उस प्रोटैगोनिस्ट के माइंड में ऐसे ख्यालात लाएं, ऐसी थॉट्स लाएं कि शायद ये जो काम है ये इस बंदे ने ना किया हो और किसी ने इसके साथ नाइंसाफ़ी की हो, किसी ने इस पे गलत इल्ज़ामात लगाए हो। तो ये इंसान कि जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसके जहन में डाल देते हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन जो होता है वो रिजेक्शन ऑफ इवेंट्स होता है, रिजेक्शन ऑफ एलिगेशन, रिजेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। व्हेन गोस्ट अपीयर इन फ्रंट ऑफ हेमलेट एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन ब्रदर, but when ghost disappeared, then after some time Hamlet start thinking that maybe the ghost is not his father but a devil, so I have to confirm। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है हेमलेट के प्ले में कि जब उसका फादर आ जाता है एक गोस्ट की शक्ल में, उसको कहता है कि मुझे जो क्लॉडियस है मेरा भाई है उसने मुझे मारा है, तो उसको कन्फर्मेशन हो जाती है हेमलेट को कि हाँ क्लॉडियस ने मेरे फादर को मारा है। लेकिन जब गोस्ट चला जाता है तो ये सोलिलोक्वी स्टार्ट कर लेता है। सोलिलोक्वी में ये अपने आप से बात करता है, कहता है कि ऐसा तो ना हो कि इस मेरे अंकल जो है ये मेरे हाथों पे गुनाह मारा जाए, और ये जो गोस्ट आया है ये मेरे फादर का ना हो, ये किसी शैतान का हो और मेरे हाथों एक जुल्म कराना चाहता है, मेरे हाथों एक मर्डर कराना चाहता है, ठीक है। तो पहले तो कंफर्मेशन हो गई, फिर रिपीटिशन हो गई, फिर बाद में क्या कंफर्मेशन हो जाती है कि ये एक प्ले अरेंज कर लेता है। प्ले में ये देख लेता है, ये जज करता है कि आया इसने मेरे अब्बू को मारा है कि नहीं मारा। अगर इसने मारा है तो ये जो है मतलब तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा प्ले के दौरान। तो इसी तरह से जो ही ये प्ले पेश कर लेता है और कुछ डायलॉग बोल लेता है तो वो जो है वो परेशान हो जाता है और चला जाता है। तो इसी तरह से दूसरी बार कन्फर्मेशन हो जाती है। फिर रिपीटिशन इस तरह से होती है कि ये एक चर्च में बैठा हुआ होता है, जो इसका अंकल होता है, इसके पास मौका होता है कि उसको कत्ल कर दें, लेकिन ये क्या कर लेता है, कहता है कि नहीं मैं इसको यहाँ पे नहीं मारूंगा, ये अगर मैंने चर्च में मार दिया ये डायरेक्ट जन्नत चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये जो बंदा है मेरा अंकल है ये जालिम जन्नत ना जाए, ठीक है।
तो इसी तरह से फिर से रिपीटिशन हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। इन दिस पार्ट राइटर्स ट्राई टू फिनिश द स्टोरी एंड प्योरीफाई द इमोशन ऑफ द रीडर्स। दोस्तों कंक्लूजन में क्या होता है कि लोगों के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो प्रोटैगोनिस्ट के लिए या इंटेगोनिस्ट के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव ख्यालात होते हैं, वो यहाँ पे प्योरीफाई हो जाते हैं और जो प्ले का एंड होता है या तो हैप्पीली होता है या मतलब ट्रेजिक हो जाता है। सारे जो करेक्टर्स होते हैं वो अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं और ये जो रीडर्स होते हैं ये टंडे बैठ जाते हैं। हेमलेट में क्या होता है कि हेमलेट में लास्ट में कंक्लूजन इस तरह से होता है कि उसकी जो मादर होती है वो गलती से जहर का प्याला पी जाती है, जो कि उसके अंकल ने हेमलेट के लिए रखा होता है कि हेमलेट इसे पी जाए। तो हेमलेट की माँ यहाँ पे मर जाती है और हेमलेट जो है उसको जहरीले तलवार से मार देता है, वो खुद भी ज़ख्मी हो जाता है तलवार से। उस लवर का जो भाई होता है वो भी मर जाता है और हेमलेट जो है वो चंद ही सेकंड में उस जो अपना अंकल होता है उसका सर मतलब काट देता है। वो पहले उसको जहर का प्याला देता है और फिर उसको मार देता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका एक ट्रेजिक एंड हो जाता है, पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थे पार्ट्स ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर वाइज पार्टीशन ऑफ डिस्कोर्स की तरफ। स्ट्रक्चर वाइज पार्टीशन जो हुई है ये एक थ्योरी है, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर थ्योरी, इसके लिहाज से हुई है। तो इसने 3 तरीक़ों से पार्टीशन की है डिस्कोर्स स्ट्रक्चर की। फर्स्ट वन है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, सेकंड वन है इंटेंशनल स्ट्रक्चर और थर्ड वन है अटेंशन स्ट्रक्चर या अटेंशन स्टेट। फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, अट्रेंसिस ग्रामर लैंग्वेज फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में कहते हैं कि एक डिस्कोर्स में अट्रेंसिस को किस तरह से अरेंज किया गया है, उसकी जो सेंटेंसेस है उसमें वर्ड्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। ग्रामर, उसका ग्रामर कैसा है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें वर्ब फॉर्म आया प्रॉपर अपनी जगह पे यूज़ की गई है, नाउन प्रोनाउन अपनी जगह पे यूज़ की गई है। इसी तरह से मतलब जो भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है या नहीं होती, आया ये ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है। लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज जो है ये इजी है या टफ लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसकी जो मतलब आइडियम उसमें यूज़ किए गए हैं, उसमें का जो डिक्शन है आया वो टफ है या आसान है। लास्ट वन है फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, ये कौन सा फॉर्म है डिस्कोर्स का, ग्रैंड फॉर्म है या सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटेंशनल स्ट्रक्चर, इस वर्क का एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टारगेट क्या है, इसकी काज इफेक्ट क्या है। इंटेंशनल स्ट्रक्चर मतलब एक बंदा जो है एक वर्क लिखता है, एक स्टोरी लिखता है, तो इसका एक ख़ास पर्पस होगा, उस राइटर का एक ख़ास मकसद होगा, एक एम के तहत वो एक चीज़ लिखेगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ऐसा राइटर देखा है कि वो बैठ जाए और बग़ैर किसी मकसद की कोई स्टोरी लिखे या बग़ैर किसी मकसद की कोई बात करें। हर टेक्स्ट का, हर डिस्कोर्स का एक सोशल पर्पस होता है, एक एम होता है जो कि इंसान के दिल में होता है और वो पोर्ट्रे करता है एक टेक्सचुअल फॉर्म में, लोगों के सामने पेश करता है। तो इंटेंशनल स्ट्रक्चर में एक राइटर का एक ख़ास पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए, इस टारगेट को हासिल करने के लिए वो राइटिंग करता है, ठीक है। डिस्कोर्स हमारे पास रिटन फॉर्म में भी होता है और स्पोकन फॉर्म में भी होता है। अब होता है अटेंशनल स्टेट या अटेंशनल स्ट्रक्चर, फोकस ऑफ अटेंशन, कंप्रिहेंसिव परसुएशन ऑफ पर्पस विया आर्गुमेंट्स, टेक्सचुअल एविडेंसेस। दोस्तों इंटेंशनल स्ट्रक्चर में तो उसने एक नज़रिए के तहत एक पर्पस के लिए, एक टारगेट हासिल करने के लिए एक वर्क तो लिखा, लेकिन उस वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जो उसने आइडिया पेश की है उसके साथ लोगों को मिलाने के लिए, लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो आर्गुमेंटेशन कर लेता है। वहाँ पे उस स्टोरी में, उस नावल में, उस टेक्स्ट में, उस आर्टिकल में फिर वो कुछ आर्गुमेंट पेश करता है, कुछ शवाहिद व ज़वाबित एविडेंसेस दे देता है ताकि लोग उसकी बात को सच्ची माने। तो ये था अटेंशनल स्ट्रक्चर। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स की तरफ। देयर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स, टाइम, प्लेस, क्लास। दोस्तों हमारे पास डिस्कोर्स की 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट वन है टाइम। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्क लिखा गया है, इसकी जो इवेंट्स हैं, आया इसमें टाइम के लिहाज से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया गया है या नहीं, आया ये इवेंट्स जो होते हैं ये
क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में है, एक दूसरे से अटैच्ड है। ऐसा तो नहीं है कि बाप को पहले पैदा किया गया है एक स्टोरी में और बेटे को बाद में पैदा किया गया है, ठीक है। इसी तरह से 2025 को पहले पेश किया गया है और 2020 को बाद में पेश किया गया है। तो ये था एक एस्पेक्ट टाइम का। दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम टाइम को बयान कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टोरी, ये नावल, ये कब लिखा गया था। ये 1925 में लिखा गया था या 1825 में, या कब लिखा गया था, ठीक है। तो फिर टाइम के साथ उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2020 में एक मूवी बनी है, उसका स्ट्रक्चर आप देखें 1882 में एक मूवी बनी है, या मतलब 1982 में एक मूवी बनी है, इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से उसमें फिर चेंजेस होगी। उनका ड्रेसिंग स्टाइल आप देखें पुराने ज़माने की मूवीज़ का, आप आज का आप देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा टाइम का। फिर आता है स्पेस। तो स्पेस में हमारे पास आते हैं प्रैग्मेटिकल इवेंट्स, रिलीजन, एरिया, बैकग्राउंड, कल्चर। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि ये जो नावल है, ये जो डिस्कोर्स लिखा गया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके हमारे कल्चर पे असरात क्या होंगे, हमारे रीजन के लोग आया इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, हमारा जो कल्चर है इससे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे, इसके पीछे जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे कि ये क्यों लिखा गया था, आया हमारे कल्चर को बर्बाद करने के लिए तो नहीं लिखा गया। जैसा कि आजकल आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो कल्चर्स है, डिफरेंट जो लोग हैं, एनिमीज़ कंट्रीज़ हैं, वो ऐसे लिटरेचर पब्लिश करते हैं जिससे आपकी सोसाइटी की बदनामी होती है, आपकी कल्चर की बदनामी होती है। दोस्तों कल्चर जो है ये हमारा एक ज़ेवर है, हमारे पास एक ज़ेवर है, ये हमारी आइडेंटिटी है। कल्चर एज ओवर आइडेंटिटी, वी शुड नॉट लॉस्ट ओवर कल्चर। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने कल्चर को लॉस्ट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों क्लास को भी हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। दोस्तों फर्स्ट वन जो हम बात करते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, डिस्कोर्स लिखा गया है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए लिखा गया है या हाई क्लास लोगों के लिए लिखा गया है। दोस्तों आप लोगों ने शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ा होगा। वो जब भी लिखता था वो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए लिखता था। उनका जो थीम था वो भी हाई क्लास से था, उनका जो लैंग्वेज था वो भी बम्बास्टिक था। तो इसी तरह से वो अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसा करता था। वो एक दरबारी पोइट था, क्रिटिक भी था और प्लेराइट था, ठीक है, इसी तरह से फिलोसोफर भी था। दूसरे एस्पेक्ट से हम पढ़ते हैं कि आया ये जो लिटरेचर लिखा गया है ये इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए लिखा गया है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है, आर्ट स्टूडेंट के लिए लिखा गया है, उर्दू के स्टूडेंट के लिए लिखा गया है, या किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है। तो हम फिर उसका मतलब जो स्ट्रक्चर है उससे ही हमें पता चल जाता है कि ये किस जानरा से ताल्लुक़ रखता है, किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है ये भी मतलब एक ख़ास रोल प्ले करता है आइडेंटिफिकेशन में। दोस्तों आप लोगों ने स्कूल का स्ट्रक्चर देखा होगा, मस्जिद का स्ट्रक्चर देखा होगा, घर का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो स्टेशन होते हैं, ट्रेन स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखा होगा। तो जो ही आप स्कूल को देख लेते हैं तो आपके जहन में आ जाता है कि ये स्कूल कॉलेज है। आप किसी मस्जिद को स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि मस्जिद है, मंदिर है या चर्च है। इसी तरह से घर का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर जो है ये भी एक आइडेंटिटी है हर चीज़ की। अब आते हैं डिस्कोर्स स्ट्रक्चर इन रीडिंग। It is well established that reading comprehension depends on a reader's awareness of how discourse is structured. Discourse structure जो है ये रीडिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। हर डिस्कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो एक मैसेज प्रोवाइड कर लेता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि जो गुड स्टूडेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल रीडर्स होते हैं या अच्छे पढ़ने या लिखने वाले लोग होते हैं, तो वो उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस टेक्स्ट का, इसमें इवेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। तो इसी तरह से मतलब जो रीडर्स होते हैं बास तो बस जस्ट रीडिंग कर लेते हैं और पैसेज को, स्टोरी को ख़त्म कर लेते हैं, जस्ट जो मेन आइडिया है वो से हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो गुड रीडर होते हैं उनके लिए डिस्कोर्स स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा मायने रखता है। तो कहते हैं कि जो गुड रीडर जो है वो क्या देखते हैं एक टेक्स्ट में, एक डिस्कोर्स में, जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल रीडर्स हैं। तो फर्स्ट बात वो ये देखते हैं कि हाउ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। इस टेक्स्ट में, इस बुक में, इस नावल स्टोरी में इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से अरेंज्ड की गई है और इंफॉर्मेशन किस तरह से पैटर्नाइज्ड की गई है। फिर देखते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है, इसका मेन जो थीम है वो क्या है, इसका टॉपिकल सेंटेंस क्या है। टेक्स्ट जो लिखा गया है
इसका मकसद क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तीसरे नंबर पर वो देखते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसमें कोटेशन कौन कौन से यूज़ की गई है, उसमें प्रोवर्ब्स कौन कौन से हैं, आइडियम कौन कौन सी यूज़ की गई है। जैसा कि आप लोगों ने हेमलेट में देखा होगा, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। इस तरह से बहुत से कोटेशन उसमें यूज़ की गई है जो कि आज भी एग्जाम में, टेस्ट में हमारे लिए आते हैं। फोर्थ वन वो देखते हैं कनेक्शन ऑफ इवेंट्स। ये जो इवेंट्स अरेंज की गई है, क्या इनकी आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे को रेफर करते हैं, इसमें रेफरेंस है कि नहीं है। सिक्स नंबर पे वो देखते हैं विन न्यू आइडिया, टॉपिक, सब टाइटल, सब प्लॉट एज एडेड इन द टेक्स्ट। अब वो देखते हैं कि इसमें न्यू आइडिया कौन कौन से हैं, सब प्लॉट कौन कौन से हैं और कब उसको ऐड की गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने प्लेस पढ़े होगी, ड्रामास पढ़ी होगी, नावल पढ़ी होगी, उसमें एक तो मेन प्लॉट होता है, ठीक है, फिर उसके साथ छोटे छोटे सब प्लॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नावल है, उसका एक मेन किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक रास्ते पे चला जाता है, फिर मजाक तंज मजाक के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, अटेंशन के लिए, लोगों के मतलब एक्टिव करने के लिए फिर छोटे छोटे से क्लाउन्स होते हैं, छोटे छोटे से मजाक तंज किए जाते हैं, तो वो सब प्लॉट होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनका एक अलग स्टोरी होती है, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी नहीं होती। और 7 नंबर पे वो देखते हैं वियर द टॉपिक इज़ शिफ्टेड। और ये जो स्टोरी है मेन से कब ये शिफ्ट हो गई सब की तरफ, या सब टॉपिक से फिर मेन की तरफ कब आ गई, या न्यू जो सब टॉप टाइटल था उसकी तरफ ये स्टोरी कब गई। जब शिफ्ट होता है स्टोरी में वो भी ये लोग जज करते हैं, ठीक है। 8 नंबर पे है वोकैबुलरी, वर्ब फॉर्म, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, ग्रामर को देखते हैं, वोकैबुलरी को देखते हैं, वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं, नाउन प्रोनाउन, ये जितने भी चीज़ें हैं ये वो लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द काज एंड इफेक्ट ऑफ द वर्क। लास्ट वन जो वो देखते हैं कि इसका काज और इफेक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पे, मुझ पे इसके काज और इफेक्ट्स क्या है, या मैं लिख रहा हूँ इसके काज और इफेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने नावल्स लिखे हैं तो उसको लोगों ने मारा है या उसको जलावतन किया गया है। आप लोगों ने सलमान रुश्दी का नाम सुना होगा। उसने जब एक प्ले था, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, उसने जब वो पब्लिश किया तो उस पर फितवे लग गए ईरान में, उसको मारने के लिए मतलब मुकम्मल इनामात रखे गए, ठीक है। अभी भी वो ज़िंदा है, आई थिंक अमेरिका में है कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।